जय हिंद। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक बस चैप्टर पढ़ेंगे जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी मुद्रास्फीति कहा जाता है। अच्छा से समझेंगे हम लोग कि इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति क्या है और इसके कारण क्या है और इसके उपाय क्या है। जैसा कि आजकल पाकिस्तान में ये वर्ड जो है बहुत चर्चित हो गया है इन्फ्लेशन, इसलिए इस वर्ड को समझना है और इसको अच्छा से डिफाइन करना है। तो आते हैं हम लोग इन्फ्लेशन पे यानी मुद्रास्फीति पे। व्हाट इज इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति है क्या? तो मांग और आपूर्ति में असंतुलन से होने वाली कीमतों में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहा जाता है, यानी डिमांड और सप्लाई। मांग का मतलब डिमांड और आपूर्ति का मतलब सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई में तुम्हारा कीमतों में अंतर होता है और कीमत की क्या होती है, बढ़ जाती है, तो वैसे ही चीज को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। या आम बोलचाल भाषा में समझो तो बोलता है ना महंगाई बढ़ गया है, तो महंगाई का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। क्या? महंगाई का बढ़ना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अब इससे होता क्या है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे होता क्या है, तो सेवा और वस्तु जो है उसकी कीमतों में वृद्धि होती है और पैसा का जो क्रय क्षमता होता है वो कम हो जाता है। कि जैसे देख रहे हो ना कि मार्केट गए तुम एक कप चाय पीने के लिए, आज गए एक कप चाय पीने के लिए, तो वो एक कप चाय तुमको 5 रुपए में दे रहा है। लेकिन कल जाओगे फिर से चाय पीने के लिए तो वो एक कप चाय की कीमत 5 रुपए बढ़ गई, यानी 10 रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या, कप का प्राइस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है चाय का, और पैसा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तुम्हारा पैसा का क्रय क्षमता क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गया, कम हो गया ना तुम्हारा। यदि ज्यादा में मिलता तब ना होता, यहां के क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा हो रहा है, तो क्या पैसा का वैल्यू कम हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कारण क्या है, ये क्यों होता है। तो पहला है मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मांग का बढ़ जाना और तुम्हारा आपूर्ति का क्या हो जाता है, कम हो जाना, यही तुम्हारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक मार्केट में आदमी बहुत ज्यादा है और टमाटर भी बहुत ज्यादा है, तो उस समय उतना इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, टमाटर बहुत कम आया मार्केट में, लेकिन आदमी तो उतना ही है। तो दुकानदार को पता है, दुकानदार को क्या पता है कि आदमी तो आएबे करेगा खरीदने के लिए और टमाटर मेरे पास कम है, तो ऐसा करते हैं कि हम टमाटर का क्या करते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं। और टमाटर का कीमत बढ़ा दिया, जो 50 रुपए में पहले मिल रहा था अब वो कितना में दे रहा है, वो 100 रुपए में दे रहा है। मान के चलो 100 रुपए में टमाटर बढ़ा दिया, तो आदमी खरीदबे न करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टमाटर का क्या हो गया, वस्तु का क्या हो गया, कीमत बढ़ गया, लेकिन पैसा का क्रय क्षमता क्या हो गया, क्रय क्षमता वो कम हो गया। तो जब ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई क्या हो गया, कम हो जाए, तो वैसे इन्फ्लेशन को क्या बोला जाता है, मांग जनित मुद्रास्फीति कहा जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे तीसरा प्रकार कौन है, पहला दूसरा लागत जनित मुद्रास्फीति। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, कच्चे माल की कीमत बढ़ जाना। मान के चलो लड्डू है, लड्डू एक समय में 250 रुपए में मिल रहा था, जिस समय 250 रुपए में लड्डू मिल रहा था उस समय उसकी कीमत कितनी थी, 200 रुपए था घी का, और चीनी 50 रुपए में मिल रहा था। तो जब घी 200 रुपए में और चीनी 50 रुपए में मिल रहा था, तो उस समय लड्डू हमको 250 रुपए में ही मिल रहा था। लेकिन सरकार ने क्या किया, सरकार ने अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया, यानी जीएसटी को बढ़ा दिया। जैसे ही जीएसटी बढ़ा, घी का कीमत 400 रुपए केजी हो गया और चीनी का कीमत 80 रुपए केजी हो गया। तब समझो कि घी जो पहले 200 में मिल रहा था अब 400 में मिल रहा है, और पहले चीनी जो 50 रुपए में मिल रहा था अब वो 80 रुपए में मिल रहा है। तो पक्का लड्डू का भी कीमत बढ़ेगा ना। तो लड्डू जो 250 रुपए में मिल रहा था अब कितना में मिलेगा, 400 रुपए में मिलेगा। यानी वस्तु का अंतिम मूल्य जो होता है, वो जो वस्तु है उसको बनाने में जो सब कुछ लगा है उसका वैल्यू भी बढ़ जाए तो अंतिम वस्तु का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब क्या कह रहा है, कच्चे माल की कीमत जब बढ़ जाता है तो उससे तुम्हारा लागत जनित मुद्रास्फीति की पैदा होती है, और उसमें सबसे बड़ा सरकार का भी योगदान है। अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना, यानी जीएसटी को बढ़ा देने से भी महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। अब देखो जैसे जीएसटी अभी बताए, तीसरा बैंक के पास ज्यादा पैसा भी हो जाएगा तो उससे भी तुम्हारा क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उससे भी क्या होगा, महंगाई ऊपर की ओर उठेगी। अब बोलोगे कैसे, तो मान के चलो बैंक के पास खूब सारा पैसा है, तो बैंक अपने पास थोड़ी कुछ रखेगा, बैंक भी चाहेगा कि पैसा को क्या करे, पैसा को इन्वेस्ट करे। तो बैंक कहां पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो बैंक क्या करेगा, आदमियों को लोन देगा। बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो लोन देगा, तो कितना, बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे देगा, 2% 1% पे देगा। तो आदमी आराम से जाएगा, पैसा उठा के लाएगा, 5 लाख 7 लाख, पॉकेट गर्म हो भाई। गया मिठाई के दुकान में, बोला कैसा है मिठाई, दुकानदार को पता है पैसा बहुत एकरा पास है। दुकानदार बोला कि 500 रुपए केजी हो, बोला ठीक है दो 2 केजी लो। वही यदि मान के चलो पॉकेट में पैसा पॉकेट में नहीं रहता और 400 रुपया रहता, तब दुकानदार को क्या बोलता है, 400 में देगा तो दो, लेकिन अभी तो 5 लाख रुपया है।
तो इसका मतलब क्या, जितना दुकानदार बोलेगा उतना मिलेगा। तो बैंक के पास ज्यादा पैसा होना, तो बैंक क्या करेगा, कस्टमर को ज्यादा पैसा देगा, आदमियों को ज्यादा पैसा देगा। दर कैसा रहेगा, दर बहुत कम रहेगा, दर कम पे देगा आदमियों को पैसा लोन, तो महंगाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितना ये कॉमर्शियल बैंक यदि देगा तो महंगाई उससे भी बढ़ती है। आगे देखो बेटा, आगे होता है संरचनात्मक कारण यानी स्ट्रक्चरल कॉजेज। इससे क्या लेना देना, इससे भी लेना देना है। मान के चलो प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, इससे भी महंगाई बढ़ती है क्या, बिल्कुल इससे भी महंगाई बढ़ती है। जैसे पाकिस्तान का हाल देख लो, पाकिस्तान में बाढ़ आया, पूरा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में बाढ़ आना, सुखाड़ आना महंगाई को पक्का हिलाएगा ही लाएगा। बाढ़ आया, भयंकर रूप से बाढ़ आया, सब फसल बर्बाद हो गया। सब फसल बर्बाद हो गया तो क्या होगा, अब जितना पॉपुलेशन ज्यादा है, गेहूं है ही नहीं, चावल है ही नहीं, तो क्या करेगा, उसमें उसके जितना रहेगा उसका क्या होगा, महंगाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बाढ़ आ गया, आप देखो चाचा सूरज की तरफ देख रहे हैं, कभी वो बारिश तो करवाओ यार आसमान वाले हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। तो इससे भी तुम्हारा क्या होता है, महंगाई बढ़ जाएगी, पैदावार होगा ही नहीं। तो पैदावार होगा ही नहीं तो उसके घर में जितना रहेगा उसी में ना सब खाएगा, उसी में सब खाएगा तो क्या होगा, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दूसरा कारण देखो, बाढ़ सुखाड़ तो देख ले, विदेशी कारण भी हो सकता है, युद्ध हो सकता है, विदेश नीति हो सकता है, बहुत का, जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है। अब यूक्रेन में गेहूं बहुत होती है, अब मान के चलो जो यूक्रेन पे टिका हुआ था देश, जो यूक्रेन से गेहूं लेता था, अब यूक्रेन तो गेहूं कर नहीं पाएगा, तो वहां पे भी क्या होगा, वहां पे भी अब जितना डिमांड था उतना तो पहुंच नहीं पाएगा उस देश में, क्या है कि यूक्रेन में पूरा युद्ध से होती है। तो अब उसमें क्या होगा, तो उस देश में क्या होगा, जो यूक्रेन से खरीदता था उस देश में भी क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि गेहूं तो वहां से आता था, अब इस बार एबे नहीं किया तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगा। तो ये विदेशी कारण भी रखता है, युद्ध भी कारण रखता है कि तुम्हारा किसी भी चीज का महंगाई बढ़ने का। दूसरा विदेश नीति, जिस देश का विदेश नीति उतना जितना अच्छा होगा उस देश में उतना ही इकोनॉमिकल बैलेंस बनता रहेगा। अब भारत का विदेश नीति बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मोदी जी के गवर्नमेंट में अच्छा विदेश नीति चल रहा है, तो उतना ज्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो विदेश नीति भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब जैसे रशिया और यूक्रेन वाला युद्ध हो रहा था, तो पश्चिमी देश बोला है कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने तेल पेट्रोल खरीद लिया, तो बहुत कुछ मायने रखता है विदेश नीति का। अब वही यदि भारत के पास उतना पेट्रोल नहीं रहता तो ज्यादा 100 से ऊपर चल जाता दाम। तो ये सभी मायने रखता है तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ने का। आगे देखते हैं, चाचा को भूलो और आगे आओ, ठीक है। आगे देखो, अब इसका उपाय क्या है, सरकार या किस प्रकार से इसको उपाय करती है इस इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो दो टाइप का नीति होता है, एक होता है राजकोषीय नीति और एक होता है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, ये सरकार द्वारा लाया जाता है और मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा लाया जाता है। अब सरकार किस प्रकार महंगाई को कम कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दिया जाए। अब मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए हम महीना कमा रहे हैं, हमको मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, किसी को भी कुछ मान लेते हो, तुम भी मान लेते हो, तो मान लेते हैं कि मेरा 1 लाख रुपए सैलरी है, सरकार हमसे 5% टैक्स ले रहा है, इनकम टैक्स, तो मेरे पास 95,000 रुपया बचा। लेकिन अब मेरे पास 95,000 रुपए, तो हम ऐशो आराम का जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सरकार एक दिन क्या किया, इनकम टैक्स को 30% कर दिया। अब 1 लाख का 30% यानी 30,000, मेरे पास कितना बचा, 70,000 बचा। तो जब इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो अब हमको पैसा खर्च करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो महंगाई को कम करने के लिए प्रत्यक्ष कर को बढ़ा दे, वो भी तुम्हारा एक ठीक है, लेकिन दूसरा अप्रत्यक्ष कर को कम करने से भी महंगाई कम होता है। अभी बताया ना, जो घी जीएसटी में आता है, अब मान के चलो घी तुम्हारा है 200 रुपए केजी था पहले, लेकिन जीएसटी बढ़ाया तो घी की कीमत हो गई 400 रुपया। तो पक्का है ना, इससे क्या हो रहा है, घी की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। और घी की कीमत बढ़ रही है यानी महंगाई बढ़ रही। तो अप्रत्यक्ष कर को यदि कम कर देता है, अप्रत्यक्ष कर को यदि कम कर देता है, ये जीएसटी वाला प्रोडक्ट है, इसको इसकी वैल्यू को यदि कम कर देता है तो महंगाई क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा। अब ये तुम्हारा ये जो करता है, इसको कौन सा नीति कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं, जो किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है। अब मौद्रिक नीति के बारे में बात कर लेते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजकोषीय नीति किसके द्वारा, तो सरकार के द्वारा, और मौद्रिक नीति किसके द्वारा, तो आरबीआई द्वारा लाया जाता है। अब आरबीआई कैसे इसको
बैलेंस करता है। तो आरबीआई बहुत सारे यंत्र लेके लोरी सिला सब लेके पिलास लेके कसने के लिए तैयार। अब इसका हथौड़ा पिलास सब क्या है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सब एक यंत्र है इसको यानी महंगाई को बैलेंस करने का। और ये सब किसके द्वारा लाया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। अब एक एक करके हम लोग इस सब को भी जान लेते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो है वो लोन लेता है तुम्हारा किससे, तो आरबीआई से लोन लेता है बैंक। अब इससे बोलोगे कि महंगाई का क्या लेना देना, बिल्कुल महंगाई का लेना देना है। अब क्या करेगा, मान के चलो बैंक के पास ज्यादा पैसा है, बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं है, अब बैंक चाह रही है कि पैसा ले और कस्टमर में बांटे ताकि हमको थोड़ा प्रॉफिट हो। क्या करेगा आरबीआई, आरबीआई देगा, आरबीआई देगा उसको पैसा, लेकिन आरबीआई बोलेगा कि हम तुमको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा देते हैं। बैंक ले लिया, बैंक अब कस्टमर को क्या देगा, जब बैंक खुद 10% पे टैक्स लिया है आरबीआई से, तो बैंक कभी चाहेगा कि हम 5% पे कस्टमर को दे। भाई 10% पे तुम किसी से पैसा लिए तो तुम प्रॉफिट कमाने के लिए चाहोगे ना कि 12% पे हम दे, तो बैंक 12% पे देगा। अब भाई साहब कस्टमर पागल थोड़ी है कि 12% जाके 20% पे जाके पैसा उठाएगा। तो आरबीआई बहुत तेज होता है बैलेंस करने के लिए। आरबीआई जब लोन देता है किसको, बैंक को जब लोन देता है, जब रेपो रेट देता है, तो उसकी क्या इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा करके देता है तुम्हारा। तो इससे भी तुम्हारा क्या होगा, इन्फ्लेशन को हम लोग बैलेंस करके सकते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एक रेपो रेट में क्या देखे हम लोग, बैंक पैसा ले रहा है तुम्हारा आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट में क्या देखे, आरबीआई इससे पैसा ले लेता है, किससे, कॉमर्शियल जितना भी बैंक है सबसे आरबीआई पैसा ले लेता है। अब कैसे, अब देखा आरबीआई देख रहा है कि सबको पैसा बहुत ज्यादा है, सब ज्यादा पैसा है, बैंक को बोलेगा सब पैसा लाओ, सब पैसा लाओ हमको, सब नहीं जो होता है पैसा लाओ, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, पैसा दो। अब बैंक पूछेगा ऐसे थोड़ी पैसा दे देंगे हमको, तुम इंटरेस्ट रेट देगा कि नहीं, बोला बिल्कुल हम तुमको इंटरेस्ट रेट देंगे। लेकिन बेटा एक चीज ध्यान में रखना, रेपो रेट से रिवर्स रेपो रेट में ऑलरेडी तुम्हारा हर वक्त तुम्हारा इंटरेस्ट रेट कम होगा। जब आरबीआई देगा बैंक को तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, लेकिन जब आरबीआई किसी कॉमर्शियल बैंक से लेता है जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हो, तो उसकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत तेज है आरबीआई, अपने पास लेगा तो बहुत कम इंटरेस्ट रेट देगा, लेकिन जब अपने देगा तो ज्यादा करके बढ़ा के देता है। इसका एक ही कारण है, महंगाई ना बढ़ जाए। तीसरा देखते हैं हम लोग सीआरआर, जिसको क्या बोला जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। तब भी बैलेंस नहीं बन रहा है, मान के चलो ये दोनों हो गया तब भी महंगाई बढ़ रहा है। अब आरबीआई क्या करेगा, एक और लाएगा हथियार जिसको क्या कहते हैं, सीआरआर कहते हैं। इसमें क्या कहता है, बैंक को कहता है आरबीआई, तुम्हारा जो कुल जमा है, तुम्हारे पास बैंक में जितना कुल जमा है उसका कुछ अमाउंट जो है वो रिजर्व कर दो। कहां पे, आरबीआई में। बैंक से क्या करेगा, आरबीआई पैसा ले लेगा, बोलेगा लाओ पैसा लाओ। अब मान के चलो 100 रुपए बैंक के पास है, 100 रुपए बैंक के पास है, और आरबीआई ने बोला कि ऐसा करो कि 100 रुपए जो है तुम्हारे पास उसका 20% मेरे पास जमा कर दो, जो सीआरआर कहलाएगा। अब किसके पास कितना बचा, 80 रुपया ना बचा, 100। क्यों, आरबीआई को लगा यदि 100 रुपए इसके पास है तो पक्का है कि सब जगह बांटेगा, तो इससे बेटर है कि 80 रुपए पहले, 20 रुपए पहले इससे ले लो। तो जब कोई बैंक, कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो उसको क्या कहा जाता है, सीआरआर कहा जाता है। और इसकी जो परसेंटेज है वो फ्लैक्चुएट होते रहती है, बढ़ते घटते रहती है। ठीक है, अब हम लोग एसएलआर के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, अब मान के चलो अभी 80 रुपए इसके पास बचा है, आरबीआई को लग रहा है कि अभी इसके पास इतना पैसा है जो सबको पैसा दे सकता है, मार्केट में पैसा फैला सकता है, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। आरबीआई बोलेगा कि सुन, हमको जो तुम दिए सो दिए, अब ऐसा करो कि तुम अपने पास भी कुछ पैसा रिजर्व करके रखो। देखो आरबीआई कितना तेज है। अब 80 रुपए बचा, अब आरबीआई बोलेगा सुन, एसएलआर के तहत बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। किसके दिशा अनुसार, आरबीआई जो बोलेगा, आरबीआई जितना बोलेगा उतना रखना पड़ेगा। मान के चलो बोल दिया 20%, अब तुमको भी अपना रखना पड़ेगा। फिर ही 20 रुपए रख लिया, अब किसके पास कितना बचा, 60 रुपया ना बचा हो, तो अब बैंक लोन देगी क्या, अब उसके पास खुद ज्यादा पैसा नहीं है जो तुम्हारे किसी दूसरे को लोन देगी। तो जब ऐसा करता है तो उसको क्या बोला जाता है, एसएलआर बोला जाता है। ठीक है, अभी देखिए बैंक अपने जमा का कुछ रुपया अपने पास रखेगा तो वो क्या कहलाता है, एसएलआर कहता है। और इस प्रकार तुम्हारा मार्केट में महंगाई को कम करने यानी बैलेंस करने का एक ये लोग यंत्र है। सरकार भी उसका नीति लाता है और आरबीआई भी नीति लाता है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, समझ आए तो शेयर करो, प्यार दो। आगे हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे फिर कभी बात करते हैं। थैंक यू भाई।